हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी 7th लेक्चर। लास्ट 6 लेक्चर के अंदर हम लोग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया आधा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा एम्पायर, एंग्लो मराठा वॉर्स और वाई दी मराठास लॉस्ट, मराठा क्यों हारे, उन रीजन्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। मराठा एम्पायर की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी। इन्होंने आदिलशाही डायनेस्टी, बीजापुर जो राज्य था उसकी आदिलशाही डायनेस्टी उस पर रूल करा करती थी। बीजापुर राज्य बहमानी किंगडम के टूटने के बाद बना था। शिवाजी महाराज ने इस आदिलशाही डायनेस्टी की बहुत सारे फोर्ट्स जीते, उन्हें अपने कब्जे में लिया और अपने राज्य को बढ़ाया। इन्होंने रायगढ़ को अपनी एज अ कैपिटल रखा और वहाँ से ये रूल किया करते थे। अपने पिता की मौत के बाद में 1681 में संभाजी ने राजगद्दी को संभाला। संभाजी की भी पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट थी, मतलब उन्होंने भी राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। इन्होंने पोर्टुगीज़ और मैसूर के चिक्कादेवराया को भी हराया। 8 साल के पीरियड में ये औरंगजेब से एक भी वॉर नहीं हारे, परंतु 1689 में संगमेश्वर में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग के दौरान मुकर्रब खान ने इनके ऊपर घात लगाकर हमला किया। सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। इस स्ट्राइक के तहत वह संभाजी को पकड़कर दिल्ली ले गया। वहाँ दिल्ली में संभाजी को काफ़ी यातनाएं दी गई। उनके सामने शर्त रखी गई, अगर वे हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया जाएगा। परंतु उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। औरंगजेब ने उनका सर कलम करवा दिया। संभाजी की मौत के बाद संभाजी के सौतेले भाई राजाराम गद्दी पर बैठे। यह संभाजी और शिवाजी महाराज की तरह ताकतवर नहीं साबित हुए। इस दौरान मुग़ल एम्पायर की रेड चालू रही और राजाराम रायगढ़ से भागकर विशालगढ़ गए और फिर वहाँ से भागकर जिंजी चले गए। इस दौरान राजाराम ने मुग़ल एम्पायर पर बैठे औरंगजेब से ट्रीटी की बात भी की थी, यानी शांति प्रस्ताव भी रखा था, परंतु औरंगजेब ने इसे मानने से मना कर दिया। 1700 में सिंहगढ़ में राजाराम की मृत्यु हो गई और उनके बाद में उनकी विधवा ताराबाई ने राजगद्दी को संभाला। राजा शिवाजी 2 बने, बट राज्य कार्य ताराबाई संभालती थी। ताराबाई के बारे में कहा जाता है कि वे युद्ध रणनीति में काफ़ी कुशल थी। उनके रेन के दौरान उन्होंने मुग़लों को पीछे खदेड़ा। 1705 तक मराठा साम्राज्य नर्मदा नदी को क्रॉस कर चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के वारिस बहादुर शाह ने संभाजी के पुत्र शाहूजी महाराज को छोड़ दिया। शाहूजी महाराज जैसे ही मराठा साम्राज्य पहुँचे तो उन्होंने राजगद्दी के ऊपर अपना क्लेम किया। मतभेद को बढ़ता देख वहाँ के मंत्री परिषद ने राज्य के 2 विभाजन किए, एक सतारा और एक कोल्हापुर। सतारा का राज्य शासन शाहूजी महाराज ने संभाला और कोल्हापुर ताराबाई को मिल गया। इसके बाद शाहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा अपॉइंट किया। बालाजी विश्वनाथ ने शाहूजी को राज्य हासिल करने में काफ़ी मदद की थी। शाहूजी की रेन मराठा एम्पायर के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही। इनके सेनापति राघोजी भोसले ने ईस्ट डायरेक्शन में जाकर बंगाल और ओडिशा में, जब वहाँ अलीवर्दी खान रूल किया करता था, तब वहाँ काफ़ी रेड मारी, काफ़ी खजाना लूटा और ओडिशा को अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ से इन्होंने चौथ भी वसूली। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे पेशवा बाजीराव मस्तानी के रणवीर सिंह, वह पेशवा बने। वह अपने पवार, होलकर और सिंधिया, इन चीफ के साथ मिलकर उन्होंने उत्तर में राज्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए और अटोक तक पहुंच गए।
शाहू जी की रेन के दौरान छत्रपति का पावर काफ़ी कम हो गया और पेशवास का पावर काफ़ी बढ़ता गया। एक नज़र पेशवाओं के बारे में देख लेते हैं। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को शाहू जी महाराज ने पेशवा अपॉइंट किया। उनकी मृत्यु के बाद 1720 में बाजीराव वन पेशवा बने। इनकी रेन के दौरान मराठा साम्राज्य, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 3% था, वो बढ़कर 30% तक पहुंच गया। बाजीराव वन के बारे में कहा जाता है कि 1720 से लेकर 1740 तक इन्होंने 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध ये नहीं हारे। बाजीराव वन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता था, इन्होंने राजगद्दी संभाली। इनकी रेन के दौरान भी राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। इन्होंने मुग़लों के साथ अहमदिया ट्रीटी करके मुग़लों को भी अपने अधीन कर लिया। 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया, तो उसके बाद 1761 में अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो मराठाओं ने उनके साथ युद्ध किया, परंतु अकस्मात से वे युद्ध को हार गए। एक नज़र हम लोग चौथ और सरदेशमुखी पर भी डाल लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। एग्ज़ाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। चौथ एक तरह का टैक्स है जो मराठास किसी दूसरे राज्य से लिया करते थे, इस शर्त पर कि वो लोग उस राज्य पर हमला नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये एक तरह का एक्सटॉर्शन मनी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य पर हमला ना करें तो आप हमें चौथ दें। इसी तरह सरदेशमुखी भी एक एडिशनल टैक्स था जो चौथ के ऊपर 10% और लिया जाता था। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने चौथ की शुरुआत की थी डेक्कन सल्तनत में बीजापुर और गोलकोंडा से लेकर। इसके बाद 1719 में मुग़ल साम्राज्य की तरफ से उस समय किंग मेकर कहे जाने वाले सैयद ब्रदर्स ने शाहू जी महाराज के साथ डील की थी और उन्हें चौथ और सरदेशमुखी देने का अधिकार दिया था डेक्कन के 6 प्रोविंसेस के ऊपर। चौथ में कुल 4 भाग होते हैं, जिसके अंदर से उसका 2/3 हिस्सा जो सरदार उस एरिया के ऊपर, जिसने उस एरिया के ऊपर कब्जा किया है या युद्ध लड़कर वहाँ गया है, उस सरदार को 2/3 हिस्सा मिलता था। बाकी के 1/3 हिस्से में 3 हिस्से हुआ करते थे। टोटल का 25% वह डायरेक्ट छत्रपति को जाता था और टोटल का 3% का छत्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता था, उस 3% को किसी को भी दिलवा सकता था। इसके बाद में 6% हिस्सा रॉयल सेक्रेटरीज, जैसे आज सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नमेंट में, उसी तरह उस समय पंत सचिव हुआ करते थे, उन्हें ये हिस्सा दिया जाता था। अब मराठा कॉन्फेडरेसी की बात करते हैं। बाजीराव वन के समय बाजीराव वन जो पेशवा थे वो ब्राह्मण फैमिली से थे, तो इन्होंने क्षत्रिय समाज को खुश करने के लिए उनके जो चीफ्स थे उनको एक एक राज्य दे दिया था। पर्टिकुलर एक राज्य को एक फैमिली को सौंप दिया गया था, वह फैमिली उस राज्य पर शासन करती थी। इसके अंदर बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले और पूना में पेशवा का रोल था। नीचे की तरफ जाएं तो छत्रपति का शासन सतारा की तरफ था और ताराबाई जो थी वो नीचे कोल्हापुर पर रूल करती थी। इसके अंदर सिंधिया फैमिली जो ग्वालियर की है, आज जो ज्योतिरादित्य जी सिंधिया हैं, वह इसी फैमिली से हैं। अब बात करते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बाद की। दुर्भाग्यवश बैटल ऑफ पानीपत हार जाने के कारण मराठाओं को काफ़ी गहरा सदमा लगा। कुछ ही समय बाद नाना साहेब की भी इसी सदमे की वजह से मृत्यु हो गई। नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। विश्वासराव की मृत्यु बैटल ऑफ पानीपत में हो गई थी, तो नाना साहेब के बाद उनके दूसरे पुत्र माधवराव पेशवा की गद्दी पर बैठे। ये इस समय माइनर थे। माधवराव के लिए कहा जाता है कि वे मराठा साम्राज्य के
सबसे प्रसिद्ध पेशवा थे। इनके रेन के दौरान मराठा साम्राज्य पानीपत के सदमे से उभरा, जिसे मराठा रिसरेक्शन भी कहा जाता है। इनकी रेन के दौरान इन्होंने मैसूर राज्य के हैदर अली पर 3 बार हमले किए। 1764, 1766 और 1771 में उन्होंने उससे चौथ भी वसूली और काफ़ी एरिया भी उससे ले लिया था। इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी ट्रीटी की और उसे अपने अधीन कर लिया, परंतु अल्प आयु में ही ट्यूबरक्लोसिस की वजह से माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु से मराठा साम्राज्य कभी उभर नहीं पाया। ब्रिटिश जो मौका देख रहे थे मराठा साम्राज्य के ऊपर कब्जा करने का, वो इसकी कोशिश में लग गए। माधवराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव रूलर बने, परंतु नारायण राव के अंकल यानी कि नाना साहेब के छोटे भाई रघुनाथ राव ने उनको मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर लिया, परंतु उस समय जो मंत्री परिषद था उसमें 12 लोग हुआ करते थे। उस मंत्री परिषद को बारबाई कहा जाता था और उसके चीफ थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को पेशवा न मानकर नारायण राव के नवजात शिशु सवाई माधवराव को पेशवा घोषित किया और उनकी माता को उनका रीजेंट घोषित किया। इस फैसले से रघुनाथ राव काफ़ी नाखुश हुआ और वो बॉम्बे में ब्रिटिश के पास में चला गया और उसने उनके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की। इस ट्रीटी के तहत उसमें से सॉल्सेटे और बेसाइन आइलैंड जो कि मुंबई के पास में स्थित है, वह उसने ब्रिटिश को देना स्वीकारा। इसी के साथ में सूरत और भरूच का जो रेवेन्यू है वह भी उसने उनको देना स्वीकारा। इसके एवज में उसने ब्रिटिश से 2500 सोल्जर्स की मांग की, परंतु ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल को ट्रीटी ऑफ सूरत नहीं जमी और उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एक बात पे ध्यान देना कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो चुका था और इस एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी इन्हें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नीचे रख दिया था और जो कलकत्ता का गवर्नर हुआ करता था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ सूरत कलकत्ता काउंसिल को पसंद नहीं आई और उन्होंने वहाँ से कर्नल उपटन को पुणे भेजा नई ट्रीटी कराने के लिए। जब कर्नल उपटन पुरंदर पहुँचे तो उन्होंने सूरत की ट्रीटी को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे मौजूद नाना फडणवीस के साथ नई ट्रीटी की। इसके बाद 1777 में नाना फडणवीस ने वेस्ट कोस्ट पे एक फोर्ट फ्रेंच को दे दिया। इससे जो पुरंदर की ट्रीटी थी उसमें यह था कि मराठास किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। तो इंग्लिश फोर्स ने इसका बदला लेने के लिए पुणे की तरफ एक फोर्स भेजी। इस ब्रिटिश टुकड़ी का मुकाबला मराठाओं से सबसे पहले खोपली में हुआ। यहाँ से मराठाओं ने इन्हें खदेड़ कर वड़ा गांव भेज दिया। वड़ा गांव पहुँचने पर ब्रिटिश टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया। ऊपर यह मुरल पेंटिंग है जिसके अंदर ब्रिटिश मराठाओं के सामने सरेंडर कर रहे हैं। वहाँ ब्रिटिश पर विजय की खुशी में विजय स्तंभ भी बनाया गया और ट्रीटी ऑफ वडगांव के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मराठाओं की जो भी टेरिटरीज एक्वायर की थी वो उन्हें वापस लौटानी पड़ी, परंतु बंगाल के गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग को यह ट्रीटी नहीं पसंद आई। उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया कि जो वडगांव ट्रीटी पर साइन किए थे उन्हें कोई पावर ही नहीं थी ट्रीटी साइन करने की। तो वैरन हेस्टिंग ने बंगाल से एक टुकड़ी को
पुणे के लिए रवाना किया। यह टुकड़ी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंची। उन्होंने वहां पर कब्जा किया। अहमदाबाद से ये लोग बैसाइन पहुंचे और वहां कब्जा करने के बाद ये लोग पुणे की तरफ बढ़े। कोलकाता से दूसरी टुकड़ी ग्वालियर पहुंची, जहां पहले उन्होंने महादजी सिंधिया को हरा दिया, परंतु उसके बाद दोबारा युद्ध हुआ जिसके अंदर भी उन्होंने महादजी सिंधिया को हरा दिया। दूसरी बार युद्ध सिपरी टाउन में हुआ था। इस हार के बाद सिंधिया ने पेशवा और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी की प्रस्तावना रखी। ट्रीटी साइन हुई। साइन होने के बाद इस ट्रीटी की वजह से मराठाओं और ब्रिटिश के बीच में करीब 20 साल तक शांति रही। इन दोनों के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ। आइए इस ट्रीटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स जान लेते हैं। सॉल्सेटे आइलैंड जो कि मुंबई के पास है, यह इंग्लिश के अंडर में रहेगा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद में जो भी टेरिटरीज़ ब्रिटिश ने एक्वायर की थी वो मराठाओं को वापस दे दी जाएगी। जो रघुनाथ राव थे उन्हें पेंशन के ऊपर रखा जाएगा जो कि मराठा साम्राज्य की तरफ से दी जाएगी। इंग्लिश को ट्रेड के अंदर जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे मराठा साम्राज्य की तरफ से, वे इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद में पेशवा या मराठा साम्राज्य के कोई भी राजा इंग्लिश के अलावा और किसी यूरोपियन पावर से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे और यह जो ट्रीटी रहेगी उसके म्यूचुअल गारंटर महादजी सिंधिया को ये लोग ने बनाया। इस तरह प्रथम एंग्लो मराठा वॉर का अंत हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध की तरफ। सवाई माधवराव नारायण राव के बेटे ने, जिन्हें नाना फडणवीस ने पेशवा बनाया था, उन्होंने 1795 में 22 या 23 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। सवाई माधवराव के बाद रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव II को पेशवा बनाया गया। 1801 में बाजीराव II ने इंदौर के राजा जसवंतराव होलकर के भाई पीथूजी की हत्या कर दी, जिससे जसवंतराव होलकर को काफ़ी गुस्सा आया और यशवंतराव होलकर पुणे की तरफ आगे बढ़ा। यशवंतराव होलकर ने बाजीराव II और ग्वालियर के सिंधिया, इन दोनों की कंबाइंड आर्मी को हराया। इस हार के बाद बाजीराव II वहाँ से भागकर ब्रिटिश के पास बैसाइन में चला गया। बैसाइन में जाकर इसने ब्रिटिश के साथ में एक संधि की और ब्रिटिश का सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। इस ट्रीटी के तहत बाजीराव II ने ब्रिटिश से एक सेना की मांग की जिसमें कम से कम 6000 सैनिक हो। इसके बदले में उसने अंग्रेज़ों को 26 लाख रेवेन्यू देने वाली टेरिटरी देने का वादा किया। इसके अलावा उसने टेरिटरी ऑफ सूरत सिटी भी अंग्रेज़ों के हवाले करने का वादा किया। इसके साथ ही उसने निज़ाम की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर से भी चौथ लेने से इनकार कर दिया। इस सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के तहत पेशवा अब किसी और यूरोपियन पावर के साथ रिलेशन नहीं रख सकता था और इसके साथ अगर पेशवा को किसी और टेरिटरी के या किसी और नेशन के साथ कोई विवाद होता है तो उसके आर्बिट्रेशन में यानी कि बीच में ये लोग ब्रिटिश को रखेंगे, ऐसा भी वादा करना पड़ा। पेशवा के सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने से बाकी की मराठा कॉन्फेडरेसी में काफ़ी गुस्सा हुआ और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा की। सिंधिया भोसले ने कंबाइंड आर्मी मिलकर ब्रिटिश के ऊपर हमला किया, जिसे आर्थर वेलेस्ली ने हरा दिया। इसके बाद 1804 में यशवंतराव होलकर ने भी बाकी के जो इंडियन रूलर थे उनको मिलाने की एक कोशिश की और ब्रिटिश को हराने की योजना बनाई,
परंतु इस योजना में यशवंतराव होलकर फेल हुए और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भोंसले, सिंधिया, होलकर को भी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा और इस तरह सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का अंत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हारने के बाद मराठा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। इन लोगों को इंग्लिश ने काफ़ी अलग अलग कर दिया था। इसके बाद में जब पिंडारीस, आपने वीर मूवी हो देखी होगी जिसमें सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती हैं। इस वीर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान ये सभी पिंडारी होते हैं जो कि पैसों के लिए किसी एक आर्मी की तरफ से युद्ध लड़ा करते थे। मराठाओं के सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेने के बाद पिंडारियों को रोज़गार मिलना ख़त्म हो गया और वो लोग आसपास की सिटीज़ में हमला करने लगे, जिसके अंदर कंपनी की टेरिटरीज भी थी। कंपनी का यह मानना था कि पिंडारियों को मराठा शह देते हैं, यानी कि हमले के लिए उन्हें मराठा कहते हैं, और कंपनी ने पिंडारियों के ऊपर युद्ध घोषित कर दिया। वे लोग पिंडारियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। पिंडारियों के ऊपर अटैक को मराठाओं ने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक समझा। जो इज्जत ये लोग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में खो चुके थे, बाजीराव टू ने उसे वापस हासिल करने की आखिरी कोशिश की। इस कोशिश में बाजीराव का साथ नागपुर और इंदौर के होलकर ने दिया। पेशवा ने पूना की रेजिडेंसी पे हमला किया। उस समय सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश जिस राज्य के साथ सब्सिडरी अलायंस हुआ करता था वहाँ पर अपना एक रेजिडेंट रख देते थे। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लगान मूवी में कैप्टन रसल भी एक एजेंट था। तो पेशवा ने पूना के ऊपर उस रीजेंट के रेजिडेंसी पर हमला किया। नागपुर में भी अप्पा साहेब ने यही किया और इंदौर के होलकर भी एक वॉर के लिए तैयार हो चुके थे, परंतु तब तक इनकी शक्ति, मराठाओं की शक्ति काफ़ी क्षीण हो चुकी थी और अंग्रेज़ों ने काफ़ी घातक इनके ऊपर हमला किया और मराठास यह तीसरा युद्ध भी हार गए। ब्रिटिश ने भोंसले को सीतलबाड़ी में, होलकर्स को महिदरपुर में और पेशवास को खिरकी में हराया। थर्ड एंग्लो मराठा के बाद इन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया और पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया। पेशवा बाजीराव टू को इन्होंने बिथुर, कानपुर के पास एक जगह है, वहाँ पर भेज दिया और एक पेंशन फिक्स कर दी। इस तरह मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम जानेंगे मराठा साम्राज्य जिसने कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, वह किस तरह ख़त्म हुआ। आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है इनेप्ट लीडरशिप, मतलब कि अयोग्य लीडर। मराठा साम्राज्य के बाद के जो लीडर थे वह काफ़ी अयोग्य थे, निरंकुश थे। उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, जैसे कि बाजीराव टू, यशवंतराव होलकर। इन्होंने मराठाओं की एकता के बारे में नहीं सोचा। ये आपस में लड़ते रहे, जिस वजह से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। सेकंड पॉइंट इज डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। मराठा साम्राज्य की स्थापना एक रिलीजियो नेशनल मूवमेंट यानी कि हिंद स्वराज के मोटो के साथ में हुई थी। इसके तहत ये धर्म के नाम पर मुग़लों से या मुस्लिम साम्राज्य जो डेक्कन में था उससे लड़ते थे, परंतु धर्म के नाम पर राजनीति काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती है। इसके अंदर मुस्लिमों से भी हाथ मिलाना पड़ता है और कभी हिंदुओं के खिलाफ भी युद्ध लड़ने पड़ते हैं। इसके अलावा मराठाओं ने कभी भी अपने राज्य के अंदर आपसी भाईचारे को लेकर
कोई भी एक्शन नहीं लिया था। थर्ड पॉइंट है लूज पॉलिटिकल सेटअप। मराठा एम्पायर की जो कॉन्फेडरेसी थी उसका सेटअप काफ़ी लूज था। पहले छत्रपति के अंडर और बाद में पेशवास के अंडर। पावरफुल चीफ जैसे कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले ने अपने राज्य में से सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिए थे। वह केवल एक बोलने के नाम पर ही पेशवा के अधीन थे। इसके अलावा इन डिफरेंट कॉन्फेडरेसी के बीच में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी और जो मराठा चीफ या जो पेशवा थे वो एक या दूसरे की साइड लेते रहते थे। जो ये कोऑपरेटिव स्पिरिट की कमी थी वही मराठा स्टेट के लिए आगे जाकर घातक साबित हुई। फोर्थ पॉइंट है इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम। मराठास पर्सनली काफ़ी पावरफुल, काफ़ी हिम्मती और काफ़ी युद्ध कुशल हुआ करते थे, परंतु ये लोग काफ़ी इनडिसिप्लिन हुआ करते थे, स्पेशली इन कंपैरिजन विद द ब्रिटिश। एक डिसिप्लिन्ड फोर्स एक अनडिसिप्लिन्ड फोर्स से काफ़ी पावरफुल होती है। इसके बाद मराठा सेना में रैंक किसी की पर्सनल एबिलिटी की जगह उसकी फैमिली, उसकी कास्ट को देखकर दी जाती थी। इसके अंदर वही होता था, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। मराठाओं ने मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाने की कोशिश की, परंतु यह ब्रिटिश के साथ युद्ध लड़ने के लिए नाकाफ़ी थी। इसके बाद में अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। मराठा लीडरशिप थी वो एक स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी को इवॉल्व करने में बुरी तरह फेल रही। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन ट्रेड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह इनकम के रूप में खाली चौथ, रेड इसी को देखते थे, जो इनके लिए काफ़ी घातक रहा। एक युद्ध में पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सेना के सिपाहियों को पे करने के साथ साथ ही शस्त्र, हथियार इन सब में भी काफ़ी खर्च होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट है सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पिनोज। जो इंग्लिश डिप्लोमेसी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वे लोग कुशलता रखते थे अपने दुश्मनों को जीतने में और उसे आइसोलेट करने में, उसे अकेला कर देने में। उसके जो शत्रु हुआ करते थे उन्हें वे लोग दोस्त बना लेते थे और जो दोस्त हुआ करते थे उन्हें उसका शत्रु बना देते थे। इसके अलावा ब्रिटिश का जो स्पाई सिस्टम था वो भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड था। मराठाओं का स्पाई सिस्टम के ऊपर काफ़ी कम ध्यान था। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। ब्रिटिश लोगों का माइंडसेट काफ़ी मॉडर्न हो चुका था। वो लोग अपना ध्यान साइंटिफिक इन्वेंशंस, समुद्री यात्राएं या फिर किसी खोज में या किसी कॉलोनी को अपने अधीन करने में लगाते थे। इसके अलावा जो मराठा साम्राज्य था वो अभी तक मिडिवलिज्म में ही रह गया था। ये लोग अभी भी ओल्ड डोगमास को फॉलो करते थे, जिसके तहत जैसे कि समुद्र क्रॉस किया तो आपको धर्म से बर्खास्त कर दिया जाता था। इसके अलावा कास्टिसिज्म और जो प्रीस्टली क्लास था उसका डोमिनेशन पूरे राज्य के ऊपर हुआ करता था। ये लोग नीची कास्ट के लोगों को सेना में भी नहीं लिया करते थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। उन्होंने एक अलग से महार रेजिमेंट बनाई, जिसके अंदर वो लोग लोअर कास्ट की जो लोग थे उन्हें सेना में लिया करते थे। इसी के साथ हम हमारा 7th लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।